नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। आप देख रहे हैं भारत का बजट। नोटबंदी और कोरोना की मार से बुरी तरह प्रभावित हो चुका रियल एस्टेट सेक्टर फिर से अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। 2023 के बजट से उसको बहुत उम्मीदें हैं। कोरोना खत्म होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से रौनक आ रही है, लेकिन मंदी की मार से बाहर निकलने का इंतजार है। तो आज हम बात करेंगे आपके आशियाने की और रियल एस्टेट सेक्टर की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक घर हो अपना, कितना सच होगा सपना, मिलेगा आशियाना या फिर दर बदर ही रहेगा ठिकाना। आशियाने की आस निर्मला करेंगी घर खरीदने वालों के लिए कुछ खास। वित्त मंत्री से उम्मीद अपना भी होगा घर, हम भी होंगे खुशनसीब। नोटबंदी की मार से रियल एस्टेट सेक्टर अभी बाहर निकल ही रहा था कि कोरोना ने घेर लिया और बुरी तरह से कमर तोड़ दी। लेकिन अब कोरोना की मार से बाहर निकल रही इंडस्ट्री वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें लगा रही है, क्योंकि महंगाई की मार ने रियल एस्टेट की ग्रोथ को फिर से रोक दिया है। लोगों के पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि बचत नहीं हो पा रही। मिडिल क्लास दिल में उम्मीदें जगाए बैठा है कि सरकार उसे टैक्स में राहत देगी और वो कुछ बचत करके आशियाना खरीदेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की मार से बाहर निकलने के प्रयास कर रहा है। वित्त मंत्री के पिटारे से इस सेक्टर के लिए कितने तोहफे निकलेंगे, इसका शिद्दत से इंतजार हो रहा है। आम आदमी भी चाहता है एक घर हो अपना। क्या देश के मिडिल क्लास के लिए अपने घर का सपना पूरा करने में सरकार इस बार के बजट में कुछ छूट देगी? होम लोन होगा कम या मिडिल क्लास को फिर से मिलेगा गम? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अभी देश के बड़े शहरों में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। 7 शहरों में 4.8 लाख घरों के काम अधूरे हैं। एनसीआर में आपको बता दें 2.4 लाख घरों के काम अधूरे पड़े हैं। तो ये हालत इस वक्त बनी हुई है। जो आंकड़ा है आपके सामने, ये अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। एनसीआर में ये 2 लाख से ज्यादा घर के जो काम हैं वो इस वक्त अधूरे पड़े हुए हैं। अब आपको बता दें पिछले 24 साल से घर खरीद में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अब ये आंकड़े भी आपको दिखा दें। 1998 से लेकर 2005 में घर खरीदने में तेजी आई। 2005 से लेकर 2020 में घर खरीदने में कमी आई। 2021 से लेकर 22 की अगर बात की जाए तो फिर तेजी की शुरुआत हुई। तो ये जो आंकड़ा है ये भी आपको देखना चाहिए, किस तरह से घर खरीद में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 2021-22 की बात करें तो एक बार फिर से तेजी की शुरुआत देखी गई। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से उम्मीदें क्या क्या है। रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, एक तो ये मांग की जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदली जाए, इसकी जो डेफिनेशन है अभी, अब उसका दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग को अधिक रियायत मिले, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, ये मांग की जा रही है। घर खरीद में आपको बता दें 45 लाख की कैपिंग बढ़ाई जाए, ये भी एक प्रमुख मांग है। मेट्रो सिटीज में 85 लाख कैपिंग की मांग की जा रही है और नॉन मेट्रो सिटीज में 65 लाख की कैप की मांग की जा रही है। वहीं सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग है। इसके अलावा स्टील और सीमेंट, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है घर बनाने में, उसका जो जीएसटी दर है वो कम किया जाए, ये भी प्रमुख मांग है। स्टील पर आपको बता दें अभी 18% जीएसटी लागू है और वहीं सीमेंट पर अभी 28% जीएसटी लागू है। तो ये दोनों ही जो रॉ मटेरियल्स हैं इन पर जो जीएसटी लगता है वो कम होना चाहिए, ये भी मांग है। और डेवलपर्स को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है इन पर मिलना चाहिए, ये डेवलपर्स की ओर से मांग की जा रही है। अब आशियाने की चाहत किसे नहीं होती। अपने आशियाने को लेकर सरकार से क्या चाहती है देश की जनता, उनके मन की बात सुनिए। मकान का सपना बहुत दुर्लभ हो गया है। मकान खरीदना एक आज आम आदमी के लिए बहुत भारी चीज हो गई है।
एक तो मकान के दाम बहुत बढ़ गए और दूसरा ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और आम आदमी के लिए वो बहुत ही मुश्किल है। मैं यही चाहना चाहूँगा कि बजट ऐसा पेश हो कि जो यहाँ प्रवासी लोग रहते हैं वो लोग एक छोटा सा अपना आशियाना बना सके, उस आशियाना में वो रह सके, उनकी भी उम्मीदें हैं। जो हाउसिंग लोन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए और इनकम टैक्स के स्लैब भी थोड़े से, मैं चाहूँगा वित्त मंत्री जी से कि वो स्लैब को और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। ऐसा है 2023 के बजट से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जो मकान की बात है, मकान के लिए पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेटें बहुत बढ़ा दी हैं, उसकी वजह से ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, होम लोन महंगे हो चुके हैं, रेपो रेट घटनी चाहिए, ब्याज दर घटनी चाहिए। क्योंकि बच्चों की एग्जीबिशन है, सारा घर का ग्रॉसरी वगैरह लेना होता है, इसमें बहुत दिक्कत है और एलपीजी भी इतनी बढ़ रही है, कहीं आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसमें तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो अपने घर की चाहत किसे नहीं होती, अपने मकान पर विशेषज्ञों की राय क्या है और सरकार से क्या है उनकी मांग, उनकी बात भी सुनिए। मेरा केंद्र सरकार से एक ही निवेदन है कि सरकार डस्ट, ईट, जो टाइल है, सरिया है, इस पे जीएसटी कम करे, जिससे जो आम आदमी जो किराए पे रहते हैं उनको मकान मिल सके आसानी से। अगर सरकार इस पे ध्यान देगी तो जो बेचारे किराए पे रहते हैं, उनका हर महीने किराया जाता है, उनका अपना मकान हो जाएगा, उनका एक सपना पूरा हो जाएगा। तो आज के स्पेशल बजट शो में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की, आपके आशियाने की और रियल एस्टेट की जरूरतों की। क्या नोटबंदी और कोरोना की मार से अब रियल एस्टेट बाहर निकल चुका है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं डीके शर्मा। डीके शर्मा जी, हमने देखा कि जो पिछला साल है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहा। जो सेल ट्रांजैक्शंस हुई उनमें लगभग 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब इस बार वो मोमेंटम बना रहे, इसके लिए क्या इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को? सबको नमस्कार। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कर सकते हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी इसमें ध्यान देंगे। एक तो जो एटीसी का जो एक क्लॉज है उसमें सेपरेट अगर प्रिंसिपल डिडक्शन के लिए अगर कर दी जाए हाउसिंग के लिए केवल, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि अभी जो एटीसी का जो ये क्लॉज है ये क्लब करके होता है 1.5 लाख रुपए तक, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और तो एक बड़ा काम हो सकता है। एक जो है इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे जीएसटी का भी मैंने हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, बोलिए शर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय 10 to 12%। तो इसको किसी तरह से अगर हम ब्रैकेट में ले आए, 28% आप उस पर टैक्स देते हैं, सीमेंट पे 18% स्टील पे देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। जी शर्मा जी, और साथ ही साथ जो होम लोन ब्याज पर जो छूट मिलती है वो अभी 2 लाख तक की है, तो अभी से तो कहा जा रहा है कि इसे 4 लाख या 5 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए। ये 4 लाख से भी नहीं, मेरे ख्याल से 5 लाख से अगर करेंगे तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और उसका अगर आप देखेंगे तो जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा पॉजिटिव होगा। जी आप बने रहिए हमारे साथ। जी जी शर्मा जी, और भी डिटेल्स हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और दरअसल लोगों की मांग है कि घर खरीदने के लिए भी सरकार को रियायत देनी चाहिए। घर लेने से पहले जो डाउन पेमेंट की न्यूनतम सीमा है उसे घटाया जाना चाहिए। होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग है। अभी आपको बता दें, जो होम लोन पर 2 लाख तक की छूट मिलती है, ज्यादा टैक्स छूट से जो निवेशक होंगे वो काफी आकर्षित होंगे। और होम लोन पर टैक्स की किन धाराओं में कितनी मिलती है छूट, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आप घर खरीदना आसान कैसे किया जाए, अब ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी तो ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, ज्यादा से ज्यादा घर खरीदे जाएंगे। आपको ये भी बता दें, एटीसी होम लोन की मूल राशि के भुगतान पर अभी 1.5 लाख तक की छूट है, और 24B होम लोन के ब्याज भुगतान पर 2 लाख तक की छूट अभी उपलब्ध है। और ATEEA सेक्शन के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन ब्याज पर 1.5 लाख तक की छूट है। अब होम लोन के ब्याज भुगतान पर
5 लाख की छूट की मांग की जा रही है। तो अभी जो लिमिट है वो 2 लाख तक की है, लेकिन इसे 5 लाख कर दिया जाए, ये मांग की जा रही है। तो अगर ये कैपेसिटी बढ़ेगी आपके घर खरीदने की, अगर ये छूट की जो सीमा है वो बढ़ा दी जाती है, तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त होम लोन के ब्याज भुगतान पर 5 लाख छूट की मांग की जा रही है। और वहीं रियल एस्टेट के लिए खुशी की खबर यह है कि कोरोना के बाद इस सेक्टर में फिर से उछाल देखा जा रहा है। एनसीआर में एक साल में 50% का उछाल आया। रेडी टू मूव और बड़े घर की मांग ज्यादा है। पुराने करीब 5000 फ्लैट ही बिकने रह गए। बचे हुए प्लॉट पर भी निर्माण शुरू हुआ। आपको यह भी जानकारी दे दें, प्लॉट पर 20,000 फ्लैटों का निर्माण डेवलपर्स कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो कोरोना काल आया उसमें जरूर थोड़ा सा गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद जो पिछला साल है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा। और रियल एस्टेट सेक्टर के बजट को लेकर सरकार से क्या है मांग और ये डेवलपर्स क्या मांग रख रहे हैं, एक्सपर्ट्स की इस पर राय सुनते हैं। 2023 का जो बजट आने वाला है, इसमें रियल एस्टेट सेक्टर की जो कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उस पर एक बार मैं फिर से जो है उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में शायद वो पूरी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अफोर्डेबल हाउसिंग को दिया गया, लेकिन कोई सर्कुलर उसका जारी नहीं किया गया। उसका रिजल्ट ये रहा कि जो एक हाई कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है इस सेक्टर की, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, जबकि वाइस वर्सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर इसको डिक्लेयर किया जाता है, स्पेशली द हाउसिंग को जो है, तो एक जो कैपिटल की जो कॉस्ट है वो कम आएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट रियल एस्टेट के अंदर जो है कम रहेगी। जो हमारे हाउसिंग लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज से 1 साल पहले जो कभी 6.75 हुआ करता था, आज लगभग 7.25 साढ़े 8% तक पहुंच गया। तो इस प्रकार जो ये इंक्रीज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें रेपो रेट को रोकने के लिए इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा, और इसी प्रकार डिमांड एंड सप्लाई जो मनी की है उसके ऊपर हमें काफ़ी अंकुश लगाने पड़ेंगे, और किसी न किसी तरीके से रेपो रेट को आगे बढ़ने से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेपो रेट से एक आम आदमी के जीवन पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई थी तो उससे ब्याज दरें बढ़ गई थी, तो आम जन को होम लोन जो 6-6.5% में मिलता था वो बढ़ के 8% तक चला गया। तो सरकार को चाहिए कि उस ब्याज रेट को कम करके आम जन को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज, कम से कम ब्याज दर पर जो उसको होम लोन मिले उस होम लोन पे बना सके, उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दें, ब्याज घटाएं, कुछ छूट और बढ़ा दी जाए। तो इन चीज़ों से देखिए कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे फर्क तो पड़ेगा। तो बजट पब्लिक के पक्ष के लिए होना चाहिए, और आज आम आदमी को सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, जैसे दीनदयाल है, दीनदयाल आवास योजना है, तो इसका फायदा बिल्डरों को मिल रहा है, ना कि आम जन को मिल रहा है जी। आम आदमी किस प्रकार 35,000 50,000 रुपए गज के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीद पाएगा? आज रेट इतने चढ़ गए हैं कि आम आदमी खरीदारी कर ही नहीं सकता। रियल एस्टेट जो होती है किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करवाती है, उसकी तरक्की और खुशहाली लाती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बैंक में कम करें बैंक वाले, और लोन को देने की प्रक्रिया जो है वो आसान करें, तो बहुत फ़ायदा होगा आम आदमी को, और इसमें ग्रोथ आ सकती है। और ये जो लाइन जो बंद पड़ी हुई है फ़िलहाल, इसमें ग्रोथ आएगी और तरक्की करेगी, और काफ़ी रोज़गार भी इससे मिलता है। हम उद्यमी व्यापारी सरकार को जितना भी टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में या जीएसटी के रूप में, तो सरकार को भी चाहिए कि एक 60 साल की आयु बाद व्यापारियों को पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। जितनी जिसकी भागीदारी उसकी तरह हिस्सेदारी के हिसाब से, जितना लोगों ने अपने जीवन काल में टैक्स दिया है, किसी व्यापारी ने, उद्यमी ने, या हम लोगों ने, बिजनेसमैन ने दिया है, उसी हिसाब से उसको दे। और शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शर्मा जी, होम लोन रेट जो है वो कम किया जाए, देखिए ज़्यादातर लोगों की यही मांग है, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी कमेंट करें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसमें भी अगर कम किया जाता है तो ज़्यादा बूम मिलेगा इस सेक्टर को। नहीं, इसमें इंटरेस्ट का इंसेंटिव तो है ही। एक जो बहुत मेजर पॉइंट है जो हम लोग भूल जाते हैं कि जो रेंट के ऊपर टैक्स है, दैट इज अराउंड 1,20,000 है या कितना है।
उस पे आप एटलीस्ट 3 लाख रुपए तो होना चाहिए, क्योंकि कई लोग सेकंड होम बनाते हैं, कोशिश करते हैं रेंटल इनकम के लिए, लेकिन वो 1,20,000 पे टैक्सेबल हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि उसको अगर 3 लाख एटलीस्ट कर दें तो काफी उससे लोगों को इंटरेस्ट लगेगा कि चलिए एक और मकान बनाते हैं, रेंटल इनकम आ जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा जो आपने बात की उसकी कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन का जैसे इसका भी जो टेन्योर है वो बहुत 3 साल का है और 1 साल का है, एंड 20% टैक्स इज टू मच। उसमें अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए तो आई थिंक सोने पे सुहागा। जी अजीत सिंह भाटी जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और क्या होना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए? रियल एस्टेट में बूस्ट देने के लिए, उछाल लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कम करने पड़ेगा। जो मेरे भाई लोग बोल रहे हैं मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि अभी भी जो भी हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, कोई भी बायर आता है तो उसको 70 से 80% उसको लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के लोगों को थोड़ी सी हिम्मत कम हो जाती है। जी, और अजीत सिंह भाटी जी, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है, आपको लगता है कि उसका भी दायरा बढ़ाना चाहिए? जो कैपिंग अभी की गई है 45 लाख की, इसे बढ़ाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। जी, तो क्या गुंजाइश आप देख रहे हैं इस बार के बजट में? अभी तो कोई खास बजट में खास गुंजाइश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी जो उसमें बजट जो आए उसमें और अगले वाले की सुधार हो, और हमारे रियल एस्टेट को सबसे बड़ा जो वो है टारगेट हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब ये कमेंट्स देने के लिए। और क्या होना चाहिए इस बार के बजट में, जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिसमें पिछली बार काफ़ी तेज़ी देखी गई थी, जो सेल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें लगभग 50% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, और ये मोमेंटम आगे बना रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही बैकबोन कहा जाता है रियल एस्टेट सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था का, और ऐसे में ये मोमेंटम बनाए रखने के लिए इस सेक्टर को प्राथमिकता देना इस बार के बजट में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा करने के लिए। और आप देख रहे थे भारत का बजट, और आज हमने बात की रियल एस्टेट सेक्टर